गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान का जो अपवाह है उसकी सामान्य विशेषताओं की अगर बात करें तो राजस्थान है वो एक जल संसाधनों के दृष्टिकोण से अभाव वाले राज्यों में शामिल है। राजस्थान अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान पूरे भारत का लगभग 10.40% क्षेत्रफल रखता है। और राजस्थान है वो जो कुल कर्षित भूमि है भारत की, उस कुल कर्षित भूमि का लगभग 13.88% भाग रखता है। यहाँ पूरे देश की 5.67% जनसंख्या निवास करती है। और इसी के साथ साथ जो पशुधन है, पूरे भारत का लगभग 11% पशुधन है वो राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यहाँ के जल संसाधनों की तो राजस्थान में पूरे भारत के जो जल संसाधन हैं उनका लगभग 1%, कितना 1% जल संसाधन ही पाया जाता है। यहाँ पर देश का जो सतही जल संसाधन है उसका लगभग 1.16% हिस्सा है वो पाया जाता है। और लगभग इतना ही यहाँ पर भूजल स्रोत पाया जाता है। सतही जल स्रोत क्या होते हैं, वो जिसमें नदियाँ, झील, तालाब वगैरह शामिल होते हैं, वो सारे सतही जल स्रोत होते हैं। और जो हम कुएँ, नलकूपों के माध्यम से जिस जल को पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकालते हैं वो भूजल में शामिल किया जाता है। तो ये अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पर पशुधन ज़्यादा है, वहाँ पर जल संसाधनों के दृष्टिकोण से राजस्थान है वो बहुत ही कम जल संसाधन रखता है। यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो मौसमी हैं, यानी कि यहाँ पर सदा नीरा नदियाँ, सदा नीरा मतलब वैसी नदियाँ जिनमें वर्ष भर जल रहता हो वो क्या कहलाती हैं, सदा नीरा नदियाँ। तो राजस्थान की अगर बात करें तो एक चंबल नदी को छोड़कर और कोई भी नदी यहाँ पर सदा नीरा यानी कि साल भर बहने वाली नहीं है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ, चंबल को छोड़ के सारी की सारी नदियाँ यहाँ पर मौसमी नदियाँ हैं जिनमें वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण जल की प्राप्ति हो जाती है और बाकी वर्ष भर वो लगभग सूखी रहती हैं। जबकि चंबल है उसमें वर्षा काल के दौरान बहुत ज़्यादा जल आ जाता है और बाकी के पूरे साल भर उसमें थोड़ा जल रहता है, लेकिन वो एक क्या है कि पूरे साल भर बहती रहती है। तो ये यहाँ की नदियाँ हैं वो अधिकांशतः मौसमी नदियाँ हैं। फिर यहाँ का जो अपवाह क्षेत्र है वो यहाँ की भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होता है। यहाँ जो मेन है वो है अरावली पर्वत, जो यहाँ का मुख्य जल विभाजक है। और अरावली पर्वत के दोनों तरफ की जो नदियाँ हैं वो दो दिशाओं में जाती हैं। जैसे पूर्वी भाग है उसकी नदियाँ हैं वो लगभग पूर्व की तरफ जाती हैं और पूर्व में जो यमुना नदी आती है उस यमुना नदी की सहायक नदियों के रूप में वो काम करती हैं। मुख्य यहाँ से 2-3 नदियाँ हैं, एक बाणगंगा नदी है, एक गंभीरी नदी है और तीसरी मुख्य नदी है चंबल नदी, जो सीधे यमुना में अपना जल डालती है। आजकल बाणगंगा और गंभीरी नदी हैं उनके जल में उनकी जो जल की मात्रा है वो कम हो गई है, तो वो सीधे यमुना तक नहीं पहुंच पाती हैं। एकमात्र चंबल नदी है जो यमुना नदी तक अपना जल है वो पहुंचाती है। तो मेन जो अरावली के पूर्व की नदियां हैं वो यहाँ के ढाल का अनुसरण करते हुए पूर्व की तरफ बहती हैं। इसके पश्चिम की नदियां हैं वो यहाँ के ढाल यानी कि यहाँ की संरचना का जो उसका अनुसरण करते हुए ये अरब सागर की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होती हैं। फिर जो अरावली है वो यहाँ पर मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है और यहाँ की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है वो भी क्या है, अरावली है। अब एक शब्द आया है जल विभाजक। जल विभाजक क्या होता है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जिसके दोनों तरफ का जो जल है वो दो दिशाओं में चला जाए वो एक तरह से क्या कहलाता है, जल विभाजक। तो राजस्थान में अरावली है वो अरावली एक मुख्य जल विभाजक का काम करता है। राजस्थान में अगर जल विभाजक की बात करें तो वो अरावली के अक्ष से शुरू होकर अलवर जाता है
और अलवर से वो अजमेर होता हुआ, ब्यावर होता हुआ उदयपुर तक चला जाता है ये जल विभाजक। और उदयपुर से बाद में वो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की तरफ मुड़ जाता है। अगर अरावली अक्ष से ऊपर की बात करें, यानी कि उत्तर की बात करें, तो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि अम्बाला का जो क्षेत्र है वो और जो शिवालिक है वहाँ से वो शुरुआत होती है इस जल विभाजक की। अगर राजस्थान के दक्षिण की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ और जो प्रतापगढ़ वाला इलाका है वहाँ से ये विंध्यन श्रेणी में ये जल विभाजक है वो मिल जाता है, और ये भारत का जो मुख्य जल विभाजक है उसी का एक हिस्सा है। तो ये बात जो सामान्य विशेषताएं हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की वो हैं। अब इसके बाद हम राजस्थान की अपवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान का अपवाह तंत्र है वो मुख्यतः 3 भागों में बांट उसे हम सकते हैं। और वो 3 भाग कैसे होंगे, उसके अपवाह की दिशा के आधार पर। एक भाग जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह कहलाएगा। एक भाग जो अरब सागर की तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो अरब सागर के अपवाह के अंदर शामिल की जाएंगी। और एक आंतरिक अपवाह का क्षेत्र। ये आंतरिक अपवाह का क्षेत्र क्या होता है, ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसकी नदियाँ ना तो किसी समुद्र में जाती हैं, यानी कि वो समुद्र में नहीं जाती हैं, वो क्या करती हैं या तो किसी स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं, या किसी स्थल के अंदर अगर कोई झील है जैसे सांबर झील है उस झील में वो अपना जल है वो डाल देती हैं। मतलब वो कभी भी इसमें किसी भी सागर तक वो अपना जल है वो नहीं पहुंचा पाती हैं, सागर तक अपना जल नहीं पहुंचा पाती हैं। तो वो नदियां क्या कहलाएंगी, आंतरिक अपवाह वाली नदियां कहलाएंगी। तो ये क्लियर हो जाएगा आपके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के अपवाह की। तो राजस्थान का हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अगर देखें तो ये यहाँ पर ये चंबल नदी है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश में एक जानापाव पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी है, वहाँ से ये चंबल नदी निकलती है। और चंबल नदी वहाँ से निकलकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक 84गढ़ जगह है, वहाँ पर चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ जगह पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से आगे जब ये थोड़ा चलती है तो एक भैंसरोडगढ़ जगह आती है, वहाँ भैंसरोडगढ़ में इसमें एक बामनी नाम से नदी आकर गिरती है। और इस नदी से आगे जब ये जाती है तो यहाँ पर ये चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। चूलिया जलप्रपात क्या होता है कि कई बार नदियों के मार्ग में नदियों का जल है वो किसी ऊंचे क्षेत्र से नीचे क्षेत्र में गिरता है। तो ये जो ऐसी स्थलाकृति जहाँ पर बनती है या ऐसी स्थिति जहाँ पर बनती है उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात। तो ये यहाँ पर चूलिया जलप्रपात बनाती है, कहाँ, भैंसरोडगढ़ के नज़दीक। अब यहाँ से ये कोटा बूंदी के बीच सीमा बनाती है। जो चंबल नदी है वो कोटा और बूंदी जो ज़िले हैं उनके बीच, ये यहाँ आप देखोगे तो ये कोटा और बूंदी के बीच सीमा बनाती है। और आगे जाकर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के ये सीमावर्ती ज़िले हैं, इन ज़िलों के बीच ये एक तरह से सीमा का काम करती है। तो ये एक तो किसके बीच, कोटा और बूंदी ज़िलों के बीच सीमा का कार्य करती है, और एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच भी सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये चंबल नदी है। अब ये चंबल नदी कहाँ तक जाती है, ये आगे यमुना नदी में मिलती है। और कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है इटावा, ये इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों में लगभग 965 किलोमीटर ये नदी बहकर जानापाव की पहाड़ियों से निकलकर कहाँ अपना जल डालती है, इटावा में यमुना नदी में। और यमुना नदी अपना जल गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी तक जाती है। तो इसीलिए ये पूरा का जो पूरा अपवाह तंत्र है वो कौन सा अपवाह तंत्र कहलाता है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब राजस्थान में चंबल सबसे लंबी नदी है, लेकिन वो पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी है, बनास नदी।
ठीक है, तो इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो राजस्थान में एक तो सबसे ज़्यादा लंबी नदी चंबल है, दूसरी साल भर, चाहे इसमें जल कम ही हो लेकिन लगभग साल भर चंबल नदी ही बहती है। इसे कामधेनु नदी भी कहते हैं। तो चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब चंबल पे कुछ बांध भी बनाए गए हैं, जैसे जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज है। ये जब हम सिंचाई पढ़ेंगे उस टाइम क्लियर कर लेंगे। अब चंबल का जो पूरा का पूरा भाग है ये हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सा भाग है? हाड़ौती का पठार है। ये कौन सा भाग है? हाड़ौती का पठार। तो ये पूरा का पूरा पठारी भाग है जिसमें चंबल नदी ने क्या किया है? कांपीय जमाव किया है और यहाँ पर कांपीय मैदानों का निर्माण किया है। और दूसरी चीज़ चंबल नदी ने क्या की है कि यहाँ पर एक तो नदी नाले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करने वाला संभाग कौन सा है? कोटा। तो ये कोटा संभाग में बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर नदी नाले बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ की जो मिट्टी है वो इस तरीके की है कि उसका अपरदन बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर एक उबड़ खाबड़ धरातल, वो उस स्थलाकृति को हम क्या कहेंगे? उत्कात भूमि। तो ये जो चंबल नदी है वो अपनी इस उत्कात भूमि के लिए भी जानी जाती है। इंग्लिश में इसके लिए हम बैड लैंड टोपोग्राफी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उत्कात भूमि जो स्थलाकृति है वो भी चंबल की एक विशेषता है। आपने पान सिंह तोमर मूवी अगर देखी हो तो जो पान सिंह तोमर जब वो जंगलों में रहते हैं डाकू बन के, तो वो जो पूरा इलाका है वो कौन सा है? ये चंबल का जो उत्कात भूमि वाला इलाका है वो ये। तो ये बात थी चंबल की। अब हम चंबल की सहायक नदियों की अगर बात करें तो चंबल में जो बाएं किनारे से सहायक नदियाँ मुख्यतः मिलती हैं इस साइड से, वो एक तो बामनी नदी है जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एक मेज नदी है और फिर सबसे प्रमुख इसमें नदी है वो कौन सी है? बनास नदी। ठीक है, तो अब हम इन सहायक नदियों की अगर बात करें तो जो मेज नदी है वो भीलवाड़ा के बिजोलिया से निकलती है। ये भीलवाड़ा के बिजोलिया से निकल के कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। एक कुराल नदी भी आती है, वो कुराल नदी है वो बिजोलिया के ऊपरमाल के पठार से निकलती है और बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको याद रखने होंगे। जैसे यहाँ आपको बताएं तो ये बूंदी है, ये कोटा है और ये वाला इलाका है ये कौन सा है? भीलवाड़ा है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये पूरा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ दो भागों में, आधा यहाँ मिलेगा आपको, आधा यहाँ मिलेगा। तो ये आपको याद रखने होंगे डिस्ट्रिक्ट, तभी ये आपकी सारी चीज़ें याद हो पाएंगी। मैप में आपको ज़रूर ये नदियाँ हैं वो उनका मैप बना के कि कौन कौन से ज़िले से गुजरती हैं याद रखनी है, तभी ज़्यादा याद आपको हो पाएंगी। जो डिटेल इनकी है वो आपको PDF में प्रोवाइड करवा देंगे ग्रुप पर, तो वो आप वहाँ से सारी देख लेना। यहाँ सिर्फ हम चर्चा कर लेते हैं मैप के ऊपर ही इन नदियों की। तो अब अगली जो नदी है जो राजस्थान की मुख्य नदी है वो कौन सी है? बनास नदी। ये बनास नदी, ये यहाँ पर जो ये नदी है इसको वन की आशा नदी भी कहते हैं। ये कांकरोली और नाथद्वारा है राजसमंद में। ये इलाका कौन सा है? राजसमंद। ये जिला है वो राजसमंद है। इसमें कांकरोली और नाथद्वारा के बीच एक जगह खमनोर की पहाड़ियाँ, इन खमनोर की पहाड़ियों से ये बनास नदी है वो निकलती है। और यहाँ से निकल के ये जैसे चित्तौड़गढ़, ये भीलवाड़ा, कुछ भाग अजमेर का, टोंक और फिर सवाई माधोपुर, तो ये इन ज़िलों से गुजरती हुई सवाई माधोपुर में एक रामेश्वरम जगह है, उस रामेश्वरम जगह में चंबल नदी में मिल जाती है। अगर पूर्णतः राजस्थान में बहाव देखें, यानी कि पूरी की पूरी राजस्थान में बहने वाली नदी, तो पूर्णतः राजस्थान में बहाव देखें तो बनास राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। वैसे कौन सी है? चंबल नदी। तो पूर्णतः राजस्थान में अगर बहाव की बात करें तो राजस्थान में 480 किलोमीटर ये लंबी है और ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, मानसी, मोरेल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। जो बनास नदी है उस पर 3 त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम क्या होते हैं? जहाँ पर 3 नदियाँ
मिलती हैं। तो एक तो बिगोंद भीलवाड़ा है, ये वाला इलाका बिगोंद भीलवाड़ा, यहाँ पर बेडस नदी जो उदयपुर से निकल कर यहाँ पर जाती है, और एक मेनाल नदी जो भीलवाड़ा से निकलती है। ये दोनों जब बनास नदी में मिलती हैं तो बिगोंद भीलवाड़ा में ये क्या बनाती हैं, एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। अब इसके बाद इसमें एक कोठारी नदी है जो राजसमंद से निकलती है और चंबल नदी में मिलती है, बनास नदी में मिलती है। ये कौन सी है, कोठारी नदी। फिर ये खारी और डाई दो नदियां हैं, खारी और डाई, ये बिसलपुर है टोंक में, वहाँ पर इस बनास नदी में मिल जाती हैं। तो ये दूसरा त्रिवेणी संगम है। दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ है, बिसलपुर, जो कहाँ है, टोंक में। यहाँ पर ये दूसरा त्रिवेणी संगम है वो बनास नदी पर है। और तीसरा त्रिवेणी संगम है वो बनास नदी बनाती है, वो रामेश्वरम में बनाती है, जहाँ पर जो बनास नदी है वो चंबल से मिलती है। और तीसरी नदी यहाँ पर आती है, वो कौन सी है, सीप नदी। तीसरी नदी कौन सी आती है, सीप नदी। तो ये तीन त्रिवेणी संगम ये बनास नदी बनाती है। पहला बिगोंद भीलवाड़ा, दूसरा बिसलपुर टोंक, और तीसरा रामेश्वरम सवाई माधोपुर। तो ये बनास नदी है। इसकी सहायक नदियाँ बेडच है, कोठारी है, खारी है, मेनाल है, ये सारी हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे जो चंबल नदी के जो दायां किनारा है उससे मिलती हैं। बाएं किनारे की हम नदियां हैं वो पढ़ चुके हैं, मुख्य नदी उसमें सबसे कौन सी है, बनास नदी। अब इसके दाएं किनारे की जो सहायक नदियां हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे मुख्य नदी दाएं किनारे की कौन सी है, काली सिंध, जो ये झालावाड़ ज़िला है, मध्य प्रदेश से ये काली सिंध नदी है वो निकलती है, झालावाड़ में बहती हुई ये कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। जो आहू नदी है और एक ये परवन नदी है, ये दोनों इस काली सिंध नदी की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। आहू और काली सिंध हैं उन नदियों का जो संगम है, वहाँ पर झालावाड़ में एक किला है, एक गढ़ है। उस गढ़ का आपको नाम ढूंढना है कि वो गढ़ कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका काम है, ये आपका एक तरह से होमवर्क है। आप ढूंढिए कि आहू और काली सिंध नदियों का जो संगम है उस संगम पर कौन सा गढ़ है, ठीक है। तो ये इसकी जो दाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं, काली सिंध की सहायक नदी आहू और परवन, ये तीनों नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियाँ मिलती हैं, आगे इनमें परवन नदी मिल जाती है। एक जो अन्य सहायक नदी है वो कौन सी है, पार्वती नदी, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये 12 ज़िले से बहती हुई आगे चलकर जो चंबल नदी है उसमें मिल जाती है। तो ये चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं। अब हम बात करें बाणगंगा नदी की, तो बाणगंगा नदी है वो शुरुआत में खुद का जल है वो उसमें जो यमुना नदी है वहाँ तक पहुँचाती थी। और बाणगंगा जो नदी है वो जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। बैराठ क्यों प्रसिद्ध है, इतिहास में बैराठ क्यों प्रसिद्ध है, आप पढ़ोगे तब आपको जानकारी मिलेगी कि एक तो बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर स्तूप प्राप्त हुए हैं, दूसरा यहाँ पर पांडव भी अपना जो वनवास काट रहे थे तब कुछ दिन के लिए, लगभग साल भर के लिए बैराठ में आए थे। तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे इतिहास से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा है वो निकलती है और आगे ये बहते हुए जो यमुना नदी है उसमें अपना जल विसर्जित कर देती है। इसे अर्जुन गंगा नदी भी कहते हैं। तो ये जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र मुख्यतः था। अब हम बात करेंगे जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है उसकी। ये सबसे पहले हम अरब सागर के अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो जो अरावली पर्वत है उसके जो पश्चिम का भाग है वो कौन सा है, अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो उसमें जो सबसे प्रमुख नदियां हैं वो एक तो ये लूनी नदी होगी, एक माही नदी होगी, साबरमती, पश्चिमी बनास, ये चार मुख्यतः नदियां हमें पढ़नी है। और इनकी सहायक नदियाँ वो कौन सा है, अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो इसमें जो सबसे पहली नदी है वो है लूनी नदी।
लूनी नदी अजमेर में पुष्कर के नज़दीक नाग पहाड़ियाँ हैं। अजमेर में पुष्कर झील के नज़दीक नाग पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है, वहाँ से नागौर में जाती है, नागौर से जोधपुर बाड़मेर होते हुए ये कच्छ की रण। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये रण क्या होती है, जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं वहाँ पर दलदली जो इलाका होता है वो रण कहलाता है। एक तरह से मरुस्थलों में जो झील होती है उन्हें क्या कहते हैं, रण। तो ये जो गुजरात का कच्छ वाला भाग है, यहाँ पर खारे पानी की जो झीलें हैं वो पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा कहलाता है, कच्छ की रण कहलाता है। तो ये कच्छ की रण तक ये नदी है, जो लूनी नदी है वो पहुँचती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो बाड़मेर में एक जगह आती है बालोतरा। लूनी नदी की बात करें तो बाड़मेर में एक जगह आती है बालोतरा। बालोतरा तक ये जो लूनी नदी है इसका जल है वो मीठा होता है, और बालोतरा के बाद इसका जल है वो खारा हो जाता है। तो ये आपको इसकी एक विशेषता है वो ध्यान में रखनी है। इसका अपवा क्षेत्र है वो राजस्थान का लगभग 10.40% भूभाग है उस पर फैला हुआ है। तो ये तो सामान्य जानकारी है, वो आपको PDF में हम प्रोवाइड करवा देंगे। अब अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये एक नदी है जोजड़ी नदी। इसके दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, जोजड़ी नदी, जो नागौर से निकलती है। और ये जो जोधपुर का इलाका है, जोधपुर ज़िले में ये इस लूनी नदी में मिल जाती है। एक आपने जब भू आकृतिक प्रदेश पढ़े थे तब पढ़ा था लूनी नदी का जो क्षेत्र था उसको हमने किस प्रदेश के नाम से जाना था। ये आपको याद करना है वापस कि लूनी नदी का क्षेत्र हमने भू आकृतिक प्रदेशों में जो राजस्थान बांगड़ का एक हिस्सा था वो कौन सा था, ये आप देखिएगा। इसकी जो बाएं किनारे की नदियां हैं, अब हम लूनी नदी की जो बाएं किनारे की नदियां हैं उसकी बात करें तो ये यहाँ पर एक गुहिया नदियाँ है, वो इसमें इसकी सहायक नदी है। इसके बाद ये सूकड़ी नदी है, जवाई नदी है, जवाई नदी की सहायक नदी खारी नदी है, और सागी नदी है। ये इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं वो हैं जैसे जवाई नदी है, इस पे बांध बनाया गया है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियां हैं। अब जो अगली नदी है जो अरब सागर का मुख्य अपवाह है वो माही नदी है। माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरोरू, और अमरोरू में एक मेहद झील है, उस मेहद झील के पास से ये नदी निकलती है। आपको ये याद रखना है कि लगभग यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा को 2 बार, एक बार तो जब ये उत्तर में जाएगी इसके, और एक बार वापस दक्षिण में आएगी। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कर्क रेखा को 2 बार ये नदी है वो पार करती है। तो ये नदी जो मध्य प्रदेश है उसके अमरोरू में जो मेहद झील है वहाँ से निकलती है, और राजस्थान में बांसवाड़ा में एक जगह खोंदू, वहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में बहती हुई ये बाद में खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ पर जो राजस्थान में इसका मैदान है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। यहाँ पर बांसवाड़ा में इस पर माही बजाज सागर बांध भी बनाया गया है। ये डूंगरपुर में एक जगह है बणेश्वर, डूंगरपुर में बणेश्वर। इस बणेश्वर में जो इसकी कुछ 2 सहायक नदियां हैं, जाखम और सोम। ये दोनों नदियां बणेश्वर में जब इससे मिलती हैं तब वहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, और इस बणेश्वर में आदिवासियों का मेला या आदिवासियों का कुंभ, एक मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वो भरता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वो कब भरता है, लगभग फरवरी में, और जो माघ का महीना होता है उसमें वो भरता है। तो जाखम जो नदी है वो प्रतापगढ़ के छोटी सादरी से निकलती है, प्रतापगढ़ और उदयपुर में बहती हुई वो माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी है वो उदयपुर से निकलती है, और उदयपुर में एक ऋषभदेव है, ऋषभदेव के पास जो बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उन बिछामेड़ा की पहाड़ियों से ये सोम नदी निकलती है और बणेश्वर में मिल जाती है। अब ये जो 2 नदियाँ बसती हैं, पश्चिमी बनास और
साबरमती नदी, ये निकलती तो राजस्थान से है, लेकिन राजस्थान में बहुत कम अफवाह इनका होता है। ये मुख्यतः गुजरात की नदियाँ हैं, ठीक है। तो खारी नदी है वो पश्चिम बनास नदी है वो सिरोही से निकलती है और आगे गुजरात में बहती है। जो साबरमती नदी है वो उदयपुर से निकलती है और उदयपुर से निकल कर ये गुजरात में बहती है। तो गांधी जी ने 1915 में एक साबरमती आश्रम बनाया था, तो वो इस नदी के किनारे ही बनाया था, ठीक है। साबरमती नदी की जो सहायक नदियां हैं वो वाकल, हथमती, मेशवा, बेतरक, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये मुख्यतः जो आपका इसका अरब सागर का अफवाह था वो था। अब अगला जो अफवाह है, तीसरा जो अफवाह है वो राजस्थान का आंतरिक अफवाह। तो आंतरिक अफवाह हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। ऐसा अफवाह जब नदियां हैं वो किसी सागर तक अपना जल नहीं पहुंचा पाती हैं, वो स्थल के आंतरिक भागों में या स्थल के आंतरिक भागों में जो झीलें होती हैं उनमें ही वो नदियाँ अपना जल है वो विसर्जित कर देती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक अफवाह की नदियाँ। तो इसमें एक प्रमुख नदी कौन सी है, जैसलमेर की एकमात्र नदी कांकनी नदी। जब इसी को कांकने नदी भी कहते हैं, कौन सी, कांकने नदी भी इसे कहते हैं। इसका नाम मसूरदी नदी भी है, तो मसूरदी नदी भी इसे कहते हैं, कांकने नदी भी कहते हैं। और जब अधिक बारिश हो जाती है तब ये नदी एक झील का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं, बुझ झील कहते हैं। तो ये इसकी कांकनी नदी की वो सामान्य जानकारी थी जो कौन से में, जैसलमेर ज़िले में बहती है। एक घग्गर नदी है जो शिवालिक में जो कालका पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, पंजाब हरियाणा में बहती हुई। ये हनुमानगढ़ में एक जगह टिब्बी, ये टिब्बी में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती हुई आगे पाकिस्तान में चली जाती है। हालांकि अब इसमें गंगानगर वाला इलाका है, वहाँ पर पानी कम रहता है तो इसे कई बार नाला भी कहा जाता है। इसका आगे पाकिस्तान में और गंगानगर में क्या नाम है, हकरा भी इसे कहते हैं। तो ये भी राजस्थान की एक आंतरिक अफवाह की मुख्य नदी है। ये इसे प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसका ही वर्तमान रूप माना जाता है। एक नदी है वो सीकर की जो खंडेला पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलकर उत्तर में बहती है और ये जो चूरू और झुंझुनू सीमा है वहाँ पर स्थल में ही विलुप्त हो जाती है, यानी कि चूरू में प्रवेश नहीं कर पाती, ये झुंझुनू और सीकर में ही बहती है। चूरू और बीकानेर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, चूरू और बीकानेर, ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। तो अगली अगर हम बात करें जो आंतरिक अफवाह की नदी है तो वो साबी नदी है। साबी नदी जयपुर से निकलती है और जयपुर से निकलती है ये सेवर की पहाड़ियों से। साबी नदी जयपुर में सेवर की पहाड़ियाँ हैं, उन सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में पटौदी जगह है वहाँ तक ये जाती है और वहाँ ये विलुप्त हो जाती है। एक नदी रूपारेल नदी है जो अलवर से निकलती है और भरतपुर में सीकरी बांध है, भरतपुर में जो सीकरी बांध है वहाँ पर ये जाकर विलुप्त हो जाती है। अब कुछ नदियाँ हैं वो जो सांबर झील है, सांबर झील उसमें अपना जल लाकर डालती हैं। ये क्या है, सांबर झील है, ये सांबर झील है। तो यहाँ पर ये नदियाँ अपना जल लाकर डालती हैं। इसमें पहली नदी है वो है रूपनगढ़, रूपनगढ़ है वो नदी, ये अजमेर के किशनगढ़ से निकलती है, सलेमाबाद से निकलती है और वहाँ से ये जो ये सांबर झील है उसमें अपना जल है वो डालती है। एक मेंथा नदी है, ये मेंथा नदी है, ये जयपुर के मनोहरपुरा से निकलती है और इसमें सांबर झील में अपना जल है वो डालती है। तो ये कुछ सांबर झील में जो अपना जल डालती हैं वो नदियाँ हैं। तो ये मुख्यतः आंतरिक अफवाह था। एक जब आप जयपुर जाते हो तो वहाँ पर आपने नाम सुना होगा अमानी शाह नाला, अमानी शाह नाला, वो जयपुर में बहता है। ये वास्तव में एक द्रव्यवती नाम इसे दिया गया है नदी, द्रव्यवती नदी,
ये वास्तव में एक नदी है जो आमेर की पहाड़ियों से निकलती है और आगे ढूंढ नदी इसमें मिल जाती है। तो ये जो द्रव्यवती नदी है उसे ही जयपुर में क्या कहते हैं, अमानिसा नाला कहते हैं। तो ये कुछ राजस्थान की मुख्य नदियाँ थी। इनकी जो PDF है वो आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे। आपका काम है मेन, आपको ये जो नदियाँ हैं उनको मैप पर याद करना है। तो ये आप याद करिए। ओके।